हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस में के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो एचपी बोस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो एच पी टेट नॉन मेडिकल नवंबर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आप सभी एच पी टेट आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल तीनों स्ट्रीम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि मानसिक निरूपण से क्या तात्पर्य है। तो मानसिक निरूपण जिसे हम स्कीमा कहते हैं, तो स्कीमा का मतलब क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानसिक निरूपण यानी कि स्कीमा से तात्पर्य है कि दीर्घकालिक स्मृति में भंडारण पुलिंदे के लिए जानकारी के व्यवस्थित पुलिंदे जो हैं उसे मानसिक निरूपण कहते हैं या स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या होता है, ये होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो मानसिक निरूपण यानी कि स्कीमा का जो मतलब होता है वो होता है आपकी ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि वे अवस्था जिसमें एक बालक वस्तुओं और घटनाओं के प्रति न्याय संगत तरीके से सोचता है वे जानी जाती है। तो वे कौन सी अवस्था होती है जिसमें एक बालक जो है वो वस्तुओं और घटनाओं के प्रति न्याय संगत तरीके से सोचता है, उसे कौन सी अवस्था कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। जिस स्टेज में एक बालक वस्तुओं और घटनाओं के प्रति न्याय संगत तरीके से सोचता है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंठा आक्रामकता परिकल्पना। जो कुंठा आक्रामकता परिकल्पना यानी कि द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस जो होता है जिसे कुंठा आक्रामकता परिकल्पना कहते हैं, वे क्या मानता है। ये मानता है कि कुंठा आक्रामक उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस जो है वो अज्यूम करता है कि दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुंठा आक्रामकता परिकल्पना जिसे फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन एंड हाइपोथेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोलोगे कि परिहार अधिगम का विश्लेषण ये बताता है कि बहुत से भय डैश अनुबंधन द्वारा सीखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सुजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू। तो परिहार अधिगम का विश्लेषण ये बताता है कि बहुत से भय डैश अनुबंधन द्वारा सीखे जाते हैं। तो किस अनुबंधन द्वारा सीखे जाते हैं, ये आपके प्राचीन यानी कि क्लासिकल अनुबंधन द्वारा ये सीखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि वे सीखने की योग्यता जिसमें बिना किसी प्रबलन प्राप्त किया जाए केवल एक मॉडल का प्रेषण करके और निर्देश प्राप्त करके व्यवहार सीखा जाता है, वे है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि द एबिलिटी टू लर्न बाई ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट री इन्फोर्समेंट इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं यानी कि सोशल लर्निंग कहते हैं। तो सामाजिक अधिगम किसे कहते हैं, ये बे सीखने की योग्यता जिसमें बिना किसी प्रबलन यानी कि री प्राप्त किए केवल एक मॉडल का प्रेषण करके और निर्देश प्राप्त करके व्यवहार सीखा जाता है, उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं यानी कि सोशल लर्निंग कहते हैं। द एबिलिटी टू लर्न बाई ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट री इन्फोर्समेंट इज कॉल्ड सोशल लर्निंग। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि वर्णों के एक समूह बी एफ जे टी ए वी के को जे एफ के टी बी सी ए बी में संगठित करना उदाहरण है। तो ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बी एफ जे टी ए वी के सी इंटू जे एफ के टी वी सी ए वी इज एन एग्जाम्पल हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका गुच्छन का एग्जाम्पल है। किसका, गुच्छन का एग्जाम्पल है जिसे चंकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंकिंग भी कहते हैं। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता में अधिक उम्र में सबसे कम गिरावट देखी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता में अधिक उम्र में सबसे कम गिरावट देखी जा सकती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो डिक्लेयर इन लेटर लाइफ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शब्दार्थ स्मृति यानी कि सिमेंटिक मेमोरी में। तो सिमेंटिक मेमोरी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। शब्दार्थ स्मृति में संज्ञानात्मक योग्यता में अधिक उम्र में सबसे कम गिरावट देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि कौन से सिद्धांतवादी ने सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई विकासात्मक अवस्थाओं को दोहराया और मनोलैंगिक अवस्थाओं के स्थान पर मनोसामाजिक अवस्थाओं का प्रयोग किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि विच थ्योरिस्ट रिवाइज्ड सिगमंड फ्राइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज विद साइकोसोशियल स्टेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? ये आपके एरिक्सन थे। कौन थे? एरिक्सन जो थे उन्होंने सिद्धांतवादी सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई विकासात्मक अवस्थाओं को दोहराया और मनोलैंगिक अवस्थाओं के स्थान पर मनोसामाजिक अवस्थाओं का प्रयोग किया। ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि किस स्मृति भंडार में सबसे अधिक क्षमता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मेमोरी स्टोर इज बिलीव्ड टू हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी। तो लार्जेस्ट कैपेसिटी किसकी है स्मृति भंडार में सबसे अधिक क्षमता? ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालिक भंडारण, जिसे लॉन्ग टर्म स्टोर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विनम्रता पूर्ण शब्दों का प्रयोग जैसे कि कृपया और धन्यवाद प्रतिदिन की बोलचाल में डैश कहलाता है। तो विनम्रतापूर्ण शब्द जो होते हैं जैसे कृपया और धन्यवाद प्रतिदिन की बोलचाल में डैश कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे उपयोगितावाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपयोगितावाद यानी कि प्रैग्मैटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थायी क्रिया शैली को एक ऐसी अनुक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो एक स्थायी क्रिया शैली को एक ऐसी अनुक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि ए फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज डिफाइंड एज ए रिस्पॉन्स टू ए। तो उसे क्या कहते हैं? उसे उद्दीपक प्रतीक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसे साइन स्टिमुलस भी कहा जाता है। साइन स्टिमुलस जो है यानी कि उद्दीपक प्रतीक क्या है? ये एक स्थायी क्रिया शैली को एक ऐसी अनुक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं किसे? उद्दीपक प्रतीक को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सात्मक तकनीक की व्याख्या प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांतों द्वारा की जा सकती है। तो कौन सी चिकित्सात्मक तकनीक की व्याख्या जो है आपकी प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांतों द्वारा की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्ध विसंवेदीकरण और आप्लावन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग थेराप्यूटिक टेक्निक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स। तो ये था आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिएशन एंड फ्लडिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि आंकड़ों में उच्च सहसंबंध किन युग्मों में पाया गया है। तो बुद्धिलब्धि आंकड़ों में उच्च सहसंबंध किन युग्मों में पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि कोरिलेशन ऑफ आईक्यू स्कोर्स आर हाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, समरूप यमज जिनका पोषण जन्म लेने वाले परिवार में ही हुआ हो, यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस रेयर टुगेदर इन ए बर्थ फैमिली। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि निम्नलिखित में से सृजनात्मक चिंतन में सबसे अधिक क्या संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग। तो मोस्ट कॉमनली जो है एसोसिएट है क्रिएटिव थिंकिंग से वो कौन है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, वैविध्यपूर्ण चिंतन, यानी कि जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ये कौन सा प्रथम अनुसंधान करता है जिसने जुड़वा बच्चों के अध्ययन का प्रयोग करके प्रकृति एवं पोषण विवाद को अध्ययन करने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल गया कि हु इज रिपोर्टेड टू द फर्स्ट रिसर्चर्स टू यूटिलाइज ए ट्विन स्टडी मेथोडोलॉजी इन अटेम्प्टिंग टू रिसॉल्व द नेचुरल नर्चर कंट्रोवर्सी। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका फ्रेंसिस गोल्टन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है, प्रीमैक का सिद्धांत ये बताता है। तो प्रीमैक का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत क्या बताता है? द प्रीमैक प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। तो ये बताता है कि अब अंतर्भूत अभिप्रेरणा अधिक प्रयोग होने से कम हो जाती है। क्या हो जाती है? अंतर्भूत अभिप्रेरणा जो है वो अधिक प्रयोग होने से कम हो जाती है, यानी कि इंटरेस्टिक मोटिवेशन इज रिड्यूस्ड व्हेन इट इज ओवर यूज्ड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये प्रीमैक का सिद्धांत बताता है।
अगला है एक परीक्षण जो मापक करता है कि जिसका वे मापक करना चाहता है वे परीक्षण कहलाता है। तो एक प्रशिक्षण है जो मापक करता है जिसका वे मापन करना चाहता है वे परीक्षण कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि ए टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इज इंटेंस टू मेजर इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? उसे वैध कहते हैं, यानी कि वैलिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि वे चिंतन प्रक्रिया जिसमें एक विचार और संप्रत्या उत्पन्न होता है जो कि नवीन, मौलिक और उपयुक्त डैश कहलाता है। द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसेप्ट दैट इज न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्स एज उसे क्या कहते हैं? उसे सृजनात्मकता कहते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं उसे कंसीडर नहीं किया जाता है एज ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? वो इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हॉवार्ड गार्डनर जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण को अधिगम में परिवर्तित करने के लिए पर जोर दिया जाना चाहिए। तो शिक्षण को अधिगम में परिवर्तित करने के लिए किस पर जोर दिया जाना चाहिए? द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाई। तो उसे बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र अपनाकर उस पर जोर दिया जाना चाहिए। अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कक्षा में विभिन्नता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समावेशी शिक्षा में कक्षा में विभिन्नता को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। तो सोशलाइजेशन समाजीकरण का मतलब क्या है? ये आपका सामाजिक वातावरण के अनुरूप ढलना और समायोजन करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल एनवायरनमेंट। ये आपका शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो कौन सा जो अध्यापक संबंधित कारक है जो अधिक लर्निंग को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? विषय वस्तु के ऊपर प्रभुत्व, यानी कि मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग के अनुसार एक अध्यापक बच्चों के मन में नैतिक मूल्य बिठा सकती है, इसके लिए उसे। तो कोलबर्ग के अनुसार एक अध्यापक जो है वो बच्चों के मन में नैतिक मूल्य बिठा सकती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन वाई। तो किससे वो उन्हें नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श करने के लिए शामिल करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मोरल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमानिक पद संबंधित है। तो निमानिक शब्द यानी कि द टर्म mnemonics इज एसोसिएटेड विद। तो जो निमानिक पद है वो किससे संबंधित है? वो आपका स्मृति से संबंधित है, मेमोरी से, जिसे मेमोरी से ये संबंधित है एसोसिएटेड, यानी कि मैनिमोनिक्स टर्म जो है वो एसोसिएटेड है किससे? मेमोरी से, यानी कि स्मृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में अर्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग इन ए लैंग्वेज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग इन ए लैंग्वेज कौन सी है? ये आपकी कौन है? रूपिम है, जिसे जिसे मॉर्फिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भाषा में अर्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई आपकी रूपिम है, जिसे मॉर्फिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एक बच्चा शाह को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेदन कर सकता है, वे पीड़ित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन शाह एंड वाज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर इज सफरिंग फ्रॉम। तो वो किससे है? ये आपका शब्दों की गड़बड़ी विकार से है। किससे है? शब्दों की गड़बड़ी विकार से वो पीड़ित है। एक बच्चा जो शाह को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेदन कर सकता है, वे पीड़ित है शब्दों की गड़बड़ी विकार से।
अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत संकेत करता है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो संकेत क्या करता है? वाइगोत्स्की थ्योरी इम्प्लाइज, तो वाइगोत्स्की थ्योरी बोलती है, ये बोलती है आपकी, ये बोलती है कि सहयोगपूर्ण समस्या समाधान स्थिति में। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत संकेत करता है सहयोगपूर्ण समस्या समाधान स्थिति में, यानी कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो संकेत करता है सहयोगपूर्ण समस्या समाधान स्थिति में। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युक्ति के अतिरिक्त एक अध्यापक समस्या समाधान को अत्यंत रुचिकर बना सकता है? तो निम्नलिखित में से बोला गया कि किस युक्ति के अतिरिक्त एक अध्यापक जो है वो समस्या समाधान को अत्यंत रुचिकर बना सकता है? ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाई डंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। विद्यार्थियों से उत्कृष्टता की अपेक्षा रखना जब वे स्वयं कार्य को करने का प्रयत्न कर रहे हो। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स वाइल दे ट्राइंग टू डू थिंग्स देमसेल्व्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोला गया था कि निम्नलिखित में से किस युक्ति के अतिरिक्त एक अध्यापक समस्या समाधान को अत्यंत रुचिकर बना सकता है? तो ये विद्यार्थी से उत्कृष्टता की अपेक्षा रखना जब वे स्वयं कार्य को करने का प्रयत्न कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एच पी टेट नॉन मेडिकल 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज हमने डिस्कस किया, जो आपको मेनली एच पी टेट आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एच पी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।